So the branch of physics that deals with the measurement of physical quantities is called. क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करती है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मेट्रोलॉजी, ऑप्टिक्स। ठीक है जी। सो हम क्वेश्चन में उसने हमें एक डेफिनेशन दी हुई है और पूछ रहा है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो कौन सी है कि जिसका ताल्लुक जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के साथ है। सो मेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करती है विद द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज, दिस इज अ सुपर सिंपल क्वेश्चन। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स पूछ रहे हैं तो वो न्यूटन है। ठीक है, समटाइम्स इस तरीके से भी आ जाता है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल है, तो 1 न्यूटन जो है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। सो ये 1 न्यूटन के इक्वल होती है ये फोर्स जो है। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो फोर्स का है ना, वो क्या है, वो न्यूटन है। नेक्स्ट है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटीज। सो वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है हमने। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। सो अगर आप इसमें देखें तो मीटर जो यूनिट है वो किसका है, लेंथ का है, तो उसकी डायमेंशन कैपिटल एल हो जाएगी। और साथ में सेकंड क्योंकि डायमेंशन है, टाइम का यूनिट है, तो उसकी डायमेंशन t-1 हो जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो उसने साथ m का फैक्टर भी ऐड करा हुआ है डायमेंशन निकालते हुए। सो डायमेंशन तो इसकी lt-1 बनती है, लेकिन साथ में अगर हम m की पावर 0 लगाएंगे तो वो भी इसी की डायमेंशन है। वाई? बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। सो दिस विल बिकम 1 and this will remain as lt-1. So m power 0 lt-1. So this will be the dimension. So m power 0, l की power 1 and t's power -1. So option A here is the right choice. Thus the examiner, this is the past papers question, so just here the examiners try to deceive you. उन्होंने आपको धोखा देने की कोशिश की है, कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो गलत मार्क कर दे। और उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि साथ में m का फैक्टर भी ऐड कर दिया, तो m यहाँ पर 0 होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या चीज़ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम देख लेते हैं, तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो उसकी डायमेंशन lt-2 हो जाएगी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया हम किसको कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इनर्शिया का क्या कॉन्सेप्ट है। इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ये वो प्रॉपर्टी है बॉडी की ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इन इट्स चेंज ऑफ स्टेट। तो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपनी चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट करता है। ड्यू टू विच it resists in the due to which it resists in the change of state। अगर एक बॉडी मूव कर रही है, हम मोशन में है, हम उसको रेस्ट में लेके जाना चाहते हैं, वो उसको रेस्ट में नहीं जाने देता। अगर एक बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, हम उसको मोशन में लेके जाना देते हैं, तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो चेंज ऑफ स्टेट नहीं होने देता, तो वो रेस्ट से उसको मोशन में नहीं जाने देगा। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। द ग्रेटर इज द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, वो इनर्शिया को डील करता है। सो दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स को डील करता है। वो क्या कहता है कि जब आप बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी की जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करती है। द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द एक्सेलरेशन। एंड थर्ड लॉ जो है वो न्यूटन का वो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ कहलाता है। वो ये कहता है कि एवरी एक्शनल फोर्स एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शनल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन जो है वो उसकी ऑपोजिट होगी। तो ये थर्ड लॉ है, तो साथ ही थर्ड लॉ आ गया ये। ठीक है जी। सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक लॉ था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लगे हाथों हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भी का भी ओवरव्यू देख लेते हैं कि अगर पेपर में आ जाता है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो एफ इज इक्वल टू g(m1m2/r) का स्क्वायर। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये स्टेट करता है कि जब किसी भी दो बॉडीज हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो डिस्टेंस है उसके उसके स्क्वायर के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड जी जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है। सो दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, ये अट्रैक्ट करती हैं बॉडीज। जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव कैन बी रिपल्सिव, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन
and after the collision will remain same. So m1 v1 will be equals to m2 v2. This is the law of conservation of momentum. The slope of velocity time graph. अब स्लोप क्या बता रहा होगा, रेट ऑफ चेंज बता रहा होगा, ये याद रखना है आपने, और एरिया अंडर द कर्व और चीज बता रहा होगा। तो दोनों तरह से मैंने आपको ये पिछले भी क्वेश्चन में करवाए हुए हैं, यहाँ पर भी करवा रहा हूँ। तो देखो जब भी आप स्लोप की बात करोगे ना, तो स्लोप, आई एम ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो यहाँ पे मेरे पास टाइम है ऑन द एक्स एक्सिस, वेर एज ऑन द वाई एक्सिस मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी है ये। एंड ये जो ये स्लोप है, इसकी स्लोप इन दोनों क्वांटिटीज का रेट ऑफ चेंज बता रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, दैट इज एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप यहाँ पे एक्सेलरेशन बताएगा। हाँ, एरिया अंडर द कर्व की बात होती तो फिर वो हमें क्या बता रहा होता, फिर वो हमें डिस्टेंस बता रहा होता जो कि कवर्ड है वहां पे। तो ये एक्सेलरेशन बता रहा है। सो स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन, वर्क कब होता है, फोर्स एक्ट्स विदाउट डिस्प्लेसमेंट, ऐसा तो नहीं है। फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट, यस। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, नो भाई। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन तो डॉट प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट में कॉज ऑफ एंगल होता है। तो जब तो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल विल बी 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डी कॉज 90। कॉज 90 जो होता है वो जीरो होता है, तो वर्क डन जो है वो जीरो आ जाएगा। तो उस केस में तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मोशन का आकर होना इज नेसेसरी। तो देखें दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर ना हो एक दूसरे के, क्योंकि उस केस में भी बर्डन जीरो हो जाता है। सेकंड क्या है कि या तो फोर्स भी ऐड कर रही हो, फोर्स भी जीरो नहीं होनी चाहिए, और बॉडी को ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स भी जीरो है, तो तब भी बर्डन जीरो होगा। भाई अगर एक बॉडी, एक एक वॉल है, उसको मैं पुश करता हूँ विद फोर्स, तो फोर्स तो लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट तो कवर नहीं हुई ना, डी यहाँ पे जीरो है, तो वर्क डन तब भी जीरो होगा। तो ये वर्क डन की जो डिफरेंट कंडीशन है ना, जीरो होने की या मैक्सिमम होने की, ये इनके पास पेपर्स में रहा है कि ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बड़े स्टाइल से पूछते हैं ताकि स्टूडेंट जो है ना उनको कन्फ्यूजन हो जाए। द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट होता है। सो पावर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, या रेट ऑफ डूइंग वर्क है। सो वर्क डन बाय टाइम से जाउल पर सेकंड होता है ये। तो वॉट क्या होता है, जाउल पर सेकंड होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि दिस इज जाउल पर सेकंड। अगर वॉट की डायमेंशन निकालना आ जाए तो फिर हम चलेंगे। अब जाउल कैसे आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आता है, और साथ में ये पर सेकंड पड़ा हुआ है। तो फोर्स का तो यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, और एस माइनस वन। अब सारे के सारे पहले यूनिट्स आ गए, ये केजी बन गया, एम इंटू एम, एम का स्क्वायर बन गया, एस की पावर -3 बन गया। अब डायमेंशन प्लग इन करेंगे ना, केजी के लिए एम हो जाएगी, मीटर है ये यूनिट, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी-3 हो जाएगा। तो ये वॉट की डायमेंशन आ गई है मेरे पास। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर वॉट। सो ये क्या है, ये वॉट की मेरे पास डायमेंशन आ गई है। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन फॉर वॉट। तो वो भी बता दिया। एनर्जी पोजेस्ड बाय स्पिनिंग बॉडी, एक बॉडी स्पिन कर रही है तो उसकी एनर्जी कौन सी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी तो मूविंग बॉडी की होती है ना, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, क्योंकि बॉडी एक ही पॉइंट के गिर्द स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, तो मूवमेंट तो है, बट ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी। जो बॉडी की एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो पोजीशन जो है अगर इलोंगेशन की वजह से या सप्रेशन की वजह से हो तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ पास पेपर में कि इलास्टिक जो कोलिजन है, इलास्टिक जो कोलिजन है उसके उसके लिए क्या कंडीशन है। उसके लिए दो कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन ये है कि एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए इलास्टिक कोलिजन में, प्लस मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए। तो इलास्टिक कोलिजन से के हवाले से अगर पेपर के अंदर एमसीक्यू आ जाए तो यू शुड रिमेंबर दैट इलास्टिक कोलिजन इज द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच द एनर्जी प्लस मोमेंटम both of them remain conserved. Law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed, but it only changes from one form to an other form. Super easy है। The acceleration due to gravity on earth is, acceleration due to gravity on earth क्या कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मून के ऊपर कितनी है, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। द यूनिट फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, अभी मैंने ऊपर फार्मूला लिखा था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर है। अगर यूनिट नहीं आता तो यहाँ से हम जी का यूनिट निकाल लेते हैं, जी को हम सेपरेट करते हैं तो बनता है एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2।
सो एफ का यूनिट तो न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो गया, मीटर का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, नीचे आ जाएगा केजी का स्क्वायर, क्योंकि ये भी केजी ये भी केजी, केजी का स्क्वायर। सो दिस विल बी न्यूटन पर केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसने तो बल्कि इसी फॉर्म में रहने दिया है, ऊपर पावर्स भी नहीं लेके गया। तो ये ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन 13 बन रहा है। If no external torque acts on a system, the angular momentum is conserved. This represents conservation of linear momentum, conservation of angular momentum, conservation of energy, Newton's law of motion. So क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कह रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं ऐड कर रहा सिस्टम के ऊपर और एंगुलर मोमेंटम है और वो कंजर्व्ड है, ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लीनियर मोमेंटम को नहीं कर रहा, एंगुलर मोमेंटम को कर रहा है। Torque is a product of force and acceleration. No. Force and perpendicular distance. Yes. So torque क्या है? मोमेंट आर्म और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो मोमेंट आर्म और फोर्स का ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एंड फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है और मोमेंट आर्म का यूनिट जो है वो मीटर है। न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट आ गया, ठीक है जी। और टॉर्क के हवाले से टॉर्क के डायमेंशन भी देख लेते हैं। मैं सारे क्वेश्चन जिस तरह के रेलिवेंट क्वेश्चन पास पेपर में आते रहे हैं, जो डिफिकल्टी है वो सारे साथ ऐड कर रहा हूँ। अगर एक टॉपिक टॉर्क है तो टॉर्क के डायमेंशन भी हम देख लेंगे, यूनिट भी हमने देख लिया। अब न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो वो किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये मीटर पड़ा हुआ है, ये बन जाएंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी का मैस, एम का एल स्क्वायर और सेकंड का T-2। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई टॉर्क की। अच्छा, अब लॉ ऑफ मोमेंट्स क्या है? इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। तो इसमें यह है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों के दोनों बराबर होते हैं। सो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों के दोनों जो है ना वो इक्वल होते हैं, ये दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। तो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है ना वो होल्ड करता है। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिया जाता है। तो एक बॉडी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि वो इक्विलिब्रियम में तब होगी कि जब उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो बराबर होगा। वैसे भी दो कंडीशन है ना इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो, एंड फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट आल्सो बी इक्वल टू जीरो। सो ये मेन कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करवा दिया ताकि कम टाइम में अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें देखना चाहता है तो उनको कर सके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ताल्लुक एंगुलर मोमेंटम से होता है। दिस इज नॉट ओनली इनर्शिया बट इट इज इन फैक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एंगुलर मोमेंटम से उसका ताल्लुक है। तो क्या एरिया के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, एरिया की बात नहीं है। शेप एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं इसको, वैसे करता तो इसी पे है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टेम्परेचर और डेंसिटी पे तो बिल्कुल नहीं करता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड करता है और बॉडी की मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द राइट आंसर। देखें डिस्क के लिए ये डिफरेंट है, हूप के लिए ये डिफरेंट है। वहां पे आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर है, 1/2 एम आर स्केयर है, कहीं पे सिर्फ एम आर स्केयर है, कहीं पे 1/4 एम आर स्केयर है, कहीं पे 1/16 एम आर स्केयर है। तो ओनली डिपेंड एम आर स्केयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, लेकिन ये 1/2 1/4 1/6 1/8 या 16 का फैक्टर ड्यू टू द शेप चेंज आता है। यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, उसको हम पास्कल्स कहते हैं, ठीक है। So, जितने भी यूनिट साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखे गए हैं उनको कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं, तो उसका यूनिट जो है ना वो पास्कल्स है। और यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया है। सो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, एरिया का यूनिट जो है मीटर स्क्वायर हो गया। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये हमारे पास। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो बैरोमीटर कहलाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। थर्मोमीटर हम सबको पता ही है, वो तो बहुत आसान है, वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है? ये ह्यूमिडिटी के लिए होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए है। जबकि जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर फ्लूइड्स का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। इवन जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सेफोगैमो मैनोमीटर्स। वाई? बिकॉज, ठीक है, बिकॉज दे आर, जो ये डिवाइसेस जो हैं वो इसलिए यूज होती हैं
कि जो आप जो है वो वहां पे फ्लूइड का प्रेशर ही तो मेजर कर रहे होते हो। व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट, दिस इज अकॉर्डिंग टू, ठीक है। सो जब भी एक बॉडी जो है ना वो फ्लूइड में इमर्स होती है तो वो एक्सपीरियंस करती है एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स को, ये अकॉर्डिंग टू आर्शिमिदस प्रिंसिपल है। और आर्शिमिदस प्रिंसिपल यही कहता है कि जो बॉडी का मैस डाउनवर्ड है, वेट उसका डाउनवर्ड है, ऐड कर रहा है, ठीक है। सो वेट उसका हमेशा जो डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स अगर उसके बराबर है, अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स अगर वेट के इक्वल है, अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स जो है ना वो अगर वेट के इक्वल है तो ही बॉडी फ्लोट करती है, अदरवाइज वेट ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगी, डब्ल्यू ज़्यादा नीचे सिंक है। तो बॉयंट फोर्स और वेट इक्वल होंगे तो बॉडी फ्लोट करती है, आर्शिमिदस प्रिंसिपल है। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट रेजर्वायर टू कोल्ड रेजर्वायर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे तो करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 1 कैलोरी इक्वल, अब सम टाइम बीच में एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो रूट लर्निंग बेस्ड होता है, जिसका कोई वो मतलब वैल्यू याद रखने वाली है, इसमें सोल्यूशन कोई नहीं होता। सो 4.2 जाउल्स है ये, ठीक है जी। सो 4.2 जाउल्स जो है ना वो इक्वल होता है 1 कैलोरी के। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट मटेरियल कॉन्टैक्ट इज रेडिएशन, इसमें मटेरियल कॉन्टैक्ट नहीं है, हीट का ट्रांसफर है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है, और ये जो प्रोसेस है वो रेडिएशन कहलाता है। कंडक्शन के अंदर तो मटेरियल टच होने से, इन कांटेक्ट होने से हीट ट्रांसफर होती है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हॉट जो है वो कोल्ड की तरफ चले जाते हैं, और कोल्ड जो है वो हॉट की तरफ, उनकी मूवमेंट की वजह से, तो ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स की वजह से है। तो ये कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन तीनों के कॉन्सेप्ट को लाजमी देखना। द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेज इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है उसके ऊपर क्या होता है कि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है उस टेम्परेचर को हम ये कहते हैं कि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो सीज कर जाती है एब्सोल्यूट जीरो पे, और ये -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, जिसको आप 0 केल्विन भी कहते हैं। द टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। सो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट L/G है, ये फॉर्मूला लाजमी याद रखें पेपर के लिए। एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M/K फॉर अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। अक्सर पेपर में इनके साथ भी क्वेश्चंस को कंफ्यूज किया जाता है कि जी लेंथ जो है वो अब हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया पेंडुलम की, तो बताएं टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड डबल हो जाएगा ना, अंडर रूट 4 क्या आ जाएगा 2, तो ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। सिमिलरली ये आ जाएगा कि जी मैस ऑफ पेंडुलम को मैंने चेंज कर लिया, तो बताओ टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई इसका टाइम पीरियड तो 2 पाई अंडर रूट L/G है, मैस इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैस पे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो मैस पे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। गॉट इट जी। सो नेक्स्ट है मेरे पास यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज है, सेकंड इनवर्स के इक्वल होता है। ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू एयर, वाटर, वैक्यूम, वैक्यूम से नहीं ट्रैवल करता। साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, और मैकेनिकल वेव्स दे रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है। सो मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। अगर वहां पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा कि साउंड वेव्स वहां पे ट्रैवल नहीं करेंगी। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एयर, नो, वाटर, नो, सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी ना, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा टाइटली पैक्ड है। The phenomenon responsible for the formation of shadows is reflection, refraction, rectilinear propagation of light, ठीक है। रेक्टिलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन जो प्रोपोगेशन है लाइट की, वो है, ठीक है जी। तो ये चीज कहलाती है।
रेसिप्रोकल प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन मीन्स टू ट्रैवल। डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन तो बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर है। तो लगे हाथों कॉन्सेप्ट को रिवाइज। एंड रिफ्लेक्शन तो ये है कि एक सरफेस के ऊपर लाइट पड़े, वापस उसी मीडियम में आ जाए, सेम मीडियम में ही आ जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ये है कि वो मीडियम अपना स्विच कर ले, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाए। जब स्विच करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है लाइट की, उसका पाथ जो है ना वो अपने पाथ से थोड़ी सी डिविएट होती है। और डायफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर है। तो तीनों कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए। एंड शेडो जो फॉर्म होते हैं वो रेसिटिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ, रेसिटिलिनियर ट्रैवलिंग ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लार्ज कंपेयर टू द ऑब्स्टेकल साइज, द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इज। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है ना वो अगर लार्ज है ऑब्स्टेकल साइज से, जो फिनोमेना यहाँ पे ऑब्जर्व होगा वो कौन सा होगा? डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब वेवलेंथ लाइट की उसके ऑब्स्टेकल के साइज से बड़ी है तो बेंडिंग ऑफ वेव्स होती है अराउंड द कॉर्नर। इस सिचुएशन में इसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, फोकल लेंथ प्लेन मिरर की क्या होती है? 0 होती है, इनफाइनाइट होती है, 10 सेंटीमीटर होती है या 1 सेंटीमीटर होती है। मिरर्स के लिए फोकल लेंथ, प्लेन मिरर्स के लिए वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। ठीक है ना। लेंसेज में उसकी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लेंथ, तो फोकल लेंथ उसके मुताबिक चेंज होती है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टाइप ऑफ लेंस के ऊपर करती है, लेकिन प्लेन मिरर में वो इनफाइनाइट है। द मिरर दैट ऑलवेज गिव्स अ वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेज कौन से मिरर देते हैं? एक तो प्लेन मिरर देते हैं, दूसरा कन्वेक्स मिरर देते हैं। वर्चुअल इमेज आता है इनके केस में। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन बनता है डी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। बहुत ईजी था ये। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? वो स्टेट करता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर है। और ओम लॉ, जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं उनका जो ग्राफ होता है वो यूं स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। एंड इसकी दो कंडीशंस भी हैं, लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की, वो भी पेपर में आती रही हैं। तो कंडीशंस क्या हैं? पास पेपर में क्वेश्चन में आती रही हैं। सो ओम्स लॉ की कंडीशन ये है कि टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर शुड नॉट चेंज, एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट चेंज। Physical state of the conductor should not change. The rate of flow of electric charges, current, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस है। और कन्वेंशनल करंट क्या होता है? लास्ट पेपर के अंदर ये एग्जाम था, प्रीवियस ये जो बिल्कुल से रिसेंट पेपर हुआ है उसके अंदर ये एग्जाम था कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है। बल्कि स्टेटमेंट उसकी ये थी, द करंट विच इज फॉर्म टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। तो वो करंट जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से हो, तो ऐसे करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू VI, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। आई स्केर आर भी इलेक्ट्रिकल पावर है वैसे, देखें, क्योंकि P इज इक्वल टू V इंटू आई है। V की जगह पे मैं अगर आई आर प्लग इन कर दूंगा तो आई आर इंटू आई आ जाएगा, ये हो जाएगा आई स्केर आर। सो P की वैल्यू आई स्केर आर आ जाएगी। उसके अलावा P इज इक्वल टू वी आई है ना, तो आई की जगह पे जब मैं V बाय आर पुट करूँगा तो वी स्केयर बाय आर भी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल पावर का ही फॉर्मूला है। ठीक है। सो फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू वी आई। द डिवाइस यूज टू मेजर करंट इज एम मीटर। एम मीटर के हवाले से ये भी क्वेश्चन पेपर में बनता रहा है कि जी गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस को, लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस is attached in parallel, is attached in parallel to the galvanometer to convert it into एम मीटर। और एम मीटर को सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि सीरीज में चार्जेस या करंट सेम रहते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, टेस्ला, गॉस, हेनरी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर, फॉर्म्स लूप्स पास थ्रू वैक्यूम वेरी विद टाइम, सो दे नेवर क्रॉस ईच अदर। वजह भाई मैग्नेटिक फील्ड की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है।
पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। तो अगर वो क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसका मतलब है एक पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा डायरेक्शन, जो कि इम्पॉसिबल है। सो दे नेवर क्रॉस ईच अदर। द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ स्टील, कॉपर, सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल को, सॉफ्ट आयरन मटेरियल को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर के तौर पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर के तौर पे सॉफ्ट आयरन को यूज किया जाता है। द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और वो स्पेसिफिकली म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि चेंज ऑफ फ्लक्स इन वन कॉइल। ठीक है, सो चेंज ऑफ फ्लक्स इन वन कॉइल induces EMF in the other coil. So change of flux in one coil. ठीक है, induces EMF in the second coil. Induces EMF in the second coil. This phenomena is known as mutual induction. ठीक है, सो म्यूचुअल इंडक्शन को ट्रांसफार्मर वर्क करता है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगी, प्राइमरी वोल्टेज कम होगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगी, सेकेंडरी वोल्टेज कम होगी। द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बल्कि इसको लिखना चाहिए था कि -1.6 10⁻, नेचर उसकी नेगेटिव होती है। खैर वो विद रिस्पेक्ट टू हम प्रोटॉन ले रहे होते हैं। द पार्टिकल विद नो चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। पॉजिट्रॉन तो जो है ना, ये तो एंटी इलेक्ट्रॉन है ना। प्रोटॉन एंटी इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज के मुताबिक वो एंटी है, लेकिन पॉजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसका साइज, इसका मैस जो है ना, वो इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं होते, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये। आइसोटोप्स, ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन्स भी नहीं होते, बल्कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना। आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है वहां पे। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होते हैं, मैस नंबर भी उनका फर्क होता है। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर जो है ना वो सेम है। सो आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों सेम रहते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ दे रिमेन सेम इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, जबकि उनका मैस नंबर चेंज होता है। मैस नंबर क्यों चेंज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, ये चेंज होते हैं दोनों चीजें। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड फिजन। फ्यूजन में तो स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। फिजन के अंदर बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, छोटे न्यूक्लियस बनाता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है बहुत ज्यादा इन द फॉर्म ऑफ हीट। सन प्रोड्यूसेस इट्स एनर्जी थ्रू फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, कंबशन या कंडक्शन। ठीक है, तो सन के ऊपर जो सन की एनर्जी है वो फ्यूजन रिएक्शन सन के सरफेस के ऊपर हो रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल तो नहीं है, वो तो रिप्लेनिश कर जाता है। सोलर जो है वो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब तो ये इस तरह का तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि वी हैव बीन सीइंग पीपल स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी इन रिसेंट टाइम्स, बहुत ज़्यादा ये हो गया है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज यूरेनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं ना। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर फिजन ऑफ यूरेनियम एटम इज, तो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है फिजन से पर यूरेनियम एटम, वो किसके इक्वल होती है? ठीक है, सो पर फिजन ऑफ यूरेनियम एटम जो एनर्जी है, ठीक है, डैट इज 200 जूल्स के इक्वल होती है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी एक एटम करता है। तो जब आप देखेंगे मिलियंस ऑफ एटम्स एक कुछ ग्राम के अंदर ही अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो कितना बड़ा एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अप्लाइड इन आइस स्केटर स्पिनिंग। यस, यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, क्योंकि जो आइस स्केटर जब स्पिन कर रहा होता है तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रख रहा होता है, इसलिए तो वो बैलेंस में रहता है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज पावर, फोकल रेशियो, मैग्निफिकेशन। इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होती है? ये रेशियो है। ठीक है, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये मैग्निफिकेशन है।
ठीक है जी। क्वेश्चन 52 है, यहाँ पे वही फार्मूला आ गया दोबारा आगे। सो इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये चीज मैग्निफिकेशन है, ऑप्शन ए। मैंने दोबारा इसको फार्मूला की फॉर्म में भी टाइप कर दिया। स्नेल्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में देता है ये। ठीक है, आगे अगेन इसकी भी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी है मैंने कि n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2 के बराबर होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n, वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर आएगा, तो ये रेशो है स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। When light passes from a denser to a rarer medium, it bends towards the normal, away from the normal। ये bend away from the normal करती है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर टोटल लॉ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल वर्क करता है, और उसको फिर हम यूज करते हैं, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं ऑप्टिकल फाइबर्स की डाटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है जी। द डिवाइस यूज टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से जब भी लाइट पास ऑन होती है 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। कलर ऑफ लाइट विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है ना वो वायलेट है, इसकी एनर्जी भी हाईएस्ट होती है, E इज इक्वल टू एच इंटू एफ। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और वेवलेंथ के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कि वेवलेंथ को बढ़ाने से एनर्जी कम होती है, हाँ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से एनर्जी भी बढ़ती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, पावर ऑफ अ लेंस का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है, इसको मीटर इनवर्स भी कहते हैं। पावर ऑफ अ लेंस जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ मेजर की जाती है सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, मीटर इनवर्स भी हो सकता है। ये डायोप्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डायोप्टर कहलाता है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंसेज, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, जीरो लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। देखिए मिरर्स के लिए वो इनफाइनाइट होती है, लेंसेज के लिए इनफाइनाइट नहीं होती। ठीक ठीक है ना, लेंसेज के लिए वो इनफाइनाइट नहीं होती। तो कन्वेक्स लेंस के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और कनकेव के लिए वो नेगेटिव होती है। सो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कनकेव के लिए नेगेटिव। कनकेव डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट को फैलाएगा। कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करेगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है। सो कन्वेक्स लेंस से जब लाइट पास होगी, थोड़ा सा मेरा लेंस यहाँ पे खराब हो गया, तो लाइट जब एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेगी तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये कन्वेक्स लेंस कहलाएगा। तो कन्वर्जिंग लेंस, लाइट एक पॉइंट के ऊपर फोकस होती है, तो ये कन्वेक्स लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस क्या है? इसमें जब लाइट पड़ती है तो लाइट फैल जाती है, कनकेव लेंस। तो बहरहाल इसका पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ, कनकेव के लिए नेगेटिव होगी। द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंसेज, कनकेव लेंस का जो इमेज होता है वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा? नहीं, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। वर्चुअल होता है एंड स्ट्रेट होता है। द डिवाइस यूज फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो डिवाइस यूज होती है टेलीस्कोप है। ये तो मॉलिक्यूलर साइज के, एटॉमिक साइज के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज हो रही है ना। माइक्रोस्कोपिक टेलीस्कोप is used to view distant objects. The magnifying power of a microscope depends upon focal length of the objective and eyepiece, इन्हीं की रेशो के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। The photoelectric effect proves that the particle nature of the light, the wave nature of the light, लाइट की डुबल नेचर होती है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या ऑप्शन डी डुबल नेचर ऑफ लाइट। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। बहरहाल लाइट की नेचर डुबल है, इट कैन एक्ट एज अ वेव, इट कैन एक्ट एज अ पार्टिकल एज वेल। Like, comment, and subscribe.